एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर की बुक इशू इन इंडियन कॉमर्स का चैप्टर नंबर 8, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में कैसे होता है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि मीनिंग क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या है, नेचर एंड फीचर्स क्या है स्टॉक एक्सचेंज के, फंक्शंस कौन कौन से हैं, एंड ट्रेडिंग कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, देन लिमिटेशंस क्या है, एंड सजेशंस टू इम्प्रूव स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटीज़ की क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स कितने हैं स्टॉक एक्सचेंज में, एंड जो स्टॉक एक्सचेंज करते हैं जो एक्चुअल में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स एंड डीमेरिट क्या क्या है। सो अब इसको मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। सो Stock exchange is an organized and regulated market for the sale and purchase of listed security. It is a secondary market in which securities of existing companies are dealt with. The chief function of a stock exchange is to provide a forum for smooth, continuous marketing of listed security. This function is fulfilled by the buyer and seller of securities. So basically देखो मैं बताती हूँ क्या होता है। दो मार्केट्स होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। दो मार्केट होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है मनी मार्केट, एंड एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है वहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ जो इशू होती है उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। एक सेकेंडरी मार्केट होती है जहाँ पे उनको रीशेयर कर जाता है, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको दोबारा से अगर ख़रीदा या बेचा जाए उसको बोल देते हैं हम सेकेंडरी मार्केट में। जो भी हमारी प्राइमरी मार्केट है फर्दर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मनी एंड कैपिटल में, बट वो मार्केट सर्विसेज वाले में चैप्टर बुक में पढ़ेंगे। बट इसमें क्या है कि अभी सिर्फ इतना समझ लो कि दो मार्केट होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में न्यू सिक्योरिटीज़ इशू करी जाती है, एंड सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ होती है उनको अगेन सेलर परचेज करा जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट है जो कि सेल एंड परचेज कराती है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का। ये एक सेकेंडरी मार्केट में होता है जो कि एग्जिस्टिंग कंपनीज डील करती हैं। एंड जो स्टॉक फंक्शन होता है ये एक स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस मार्केटिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। दिस फंक्शन इज फुलफिल्ड बाय द बायर एंड सेलर सिक्योरिटीज़ की, जो भी हमारे बायर एंड सेलर सिक्योरिटीज़ को वो इस फंक्शन को फुलफिल करता है। सो Stock exchange allow trading in securities both the genuine investor and speculators, कि genuine investors होंगे, speculators होंगे। The stock exchange permits trading in securities and certain rules and regulation, कि कुछ ऐसे rules and regulation होते हैं जिनकी वजह से उनको वो permits नहीं देते हैं। Thus stock exchange is a body person, ये एक body of person है जहाँ पे जो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, बट इसी व्यू हेल्पिंग के लिए, रेगुलेटिंग के लिए, कंट्रोल के लिए की जाती है। तो उसके बाद डेफिनेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अगर हमारे एग्जाम में डेफिनेशन आया तो आप ये डेफिनेशंस लिख कर आओगे, मीनिंग में वो लिख कर आओगे, डेफिनेशंस में ये। सो सिक्योरिटी एक्सचेंज आर मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज दैट हैव बीन लिस्टेड देयरइन मे बी बॉट एंड सोल्ड फॉर आइदर इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन। की एक स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है सिक्योरिटीज़ जहाँ पे लिस्टेड होती है, या तो वो ख़रीदी जाती है बेची जाती है फॉर द इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब मनी कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट आपको कुछ ख़रीदना है बेचना है ऐसे करने के लिए। सो अ स्टॉक एक्सचेंज इज समथिंग लाइक अ वास्ट वेयर हाउस वेयर सिक्योरिटीज आर टेकन अवे फ्रॉम शेल्स एंड सोल्ड अक्रॉस द काउंटर्स एट अ फिक्स प्राइस। की एक ऐसा वेयर हाउस जैसा है जहाँ की जो सिक्योरिटीज़ होती है एक शेल्फ से ले ली जाती है और बेच दी जाती है डिफरेंट काउंटर्स पे एक फिक्स प्राइस पे। देन उसके कलीग्स जो होते हैं जिनको हम ऑफिशियल लिस्ट बोलते हैं। सो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मार्केट है जो कि हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। देन स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या तो इनकॉर्पोरेटेड है या भी ना हो। इसका पर्पस क्या होता है, असिस्ट करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए। द नेचर्स और फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की जो नेचर एंड फीचर क्या है स्टॉक एक्सचेंज के। सो फर्स्ट इज ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती हैं और बेची जाती है। देन उसके बाद मार्केट फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटी
सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़ आती है, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहाँ पे ऑलरेडी जो इशू रखे हो वो वाली कंपनीज आते हैं। देन डीलिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी, सो स्टॉक एक्सचेंज परमिट्स डीलिंग ओनली लिस्टेड कंपनी। इन फैक्ट स्टॉक एक्सचेंज एग्जामिन द ऑफिशियल लिस्ट, एक ऑफिशियल लिस्ट होती है जहाँ पे बेची जाती है और खरीदी जाती है उसके फ्लोर्स रेट पे। देन उसके बाद ऑर्गेनाइज बॉडी, स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज बॉडी है जो कमेटी एकदम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए काम होता है। जो स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज होती हैं डीलिंग और सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है। द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज गवर्न बाय रिकॉग्नाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस मतलब जो लॉज वगैरह होता है ये सारा काम उन्हीं के अंडर होता है। तो इनके बेसिकली जब फीचर्स क्या क्या होते हैं यही देख लेते हैं। ट्रेडिंग करना, उनको मार्केट करना, डीलिंग लिस्टेड कंपनी ऑर्गेनाइज बॉडी है, हम ऑथोराइज मेंबर्स होते हैं, रेगुलेट ट्रेड इन सिक्योरिटीज़ होता है, एसोसिएट ऑफ पर्सनस होता है, रिकॉग्नाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, वर्किंग एज पर रूल्स एंड स्पेसिफिक लोकेशन एंड फाइनेंशियल बैरोमीटर्स। देन उसके बाद डीलिंग बाय authorized members, all transactions in securities at the stock market are affected through ऑर्गेनाइज मेंबर्स ओनली। यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइज मेंबर्स होते हैं। द ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्टॉक ब्रोकर्स, ये स्टॉक ब्रोकर्स ट्रेडर्स ये सब होते हैं। देन आउटसाइडर्स और डायरेक्ट इन्वेस्टर आर नॉट अलाउड। यहाँ पे आउटसाइडर और जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो अलाउ नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की एग्जिस्टिंग लिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे आउटसाइडर या फिर कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता, यहाँ पे सिर्फ ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद 6 1 that is regular trade in securities. Stock exchange does not purchase, sell any securities on its own. It merely offers the required infrastructure and facilities for trade securities to। यहाँ पे वही कि मेंबर्स और ब्रोकर्स होते हैं जो सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हैं, डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकता स्टॉक एक्सचेंज। एंड यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ होती है जो फ्री एंड फेयर ट्रेड होता है। देन 7 1 that is associate of person. A stock exchange is association of person और body of individual। यहाँ पे इंडिविजुअल्स आते हैं जो रजिस्टर्ड भी हो सकता है थोड़े अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। देन रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टॉक एक्सचेंज इज ऑर्गेनाइज मार्केट, एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जहाँ पे रिकॉग्नाइज लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। देन 9th वन दैट इज एज पर रूल्स, जो परचेज एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज़ की वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर आती है, सेबी गाइडलाइंस के अंदर। देन 10th वन दैट इज स्पेसिफिक लोकेशन, स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड एट स्पेसिफिक मार्केट प्लेस। ये स्पेसिफिक मार्केट प्लेस हो सकता है जो कि ऑथराइज हो सकता है, जो कि ब्रोकर्स आते हैं अपनी फ्लोर मार्केट करने के लिए। दैट्स कॉल्ड ट्रेड साइकिलिंग एंड परफॉर्म ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, जिन्हें ट्रेडिंग साइकिल्स भी बोल सकते हैं या फिर परफॉर्म ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी बोला जा सकता है। तो उसके बाद फाइनेंशियल बैरोमीटर। सो financial barometers, stock exchange are the financial barometers and growth indicators। growth indicators है जो नेशनल इकॉनमी के काम पे करते हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से डिफ्लेक्ट होते हैं। जितना अच्छा स्टॉक एक्सचेंज होगा उतना अच्छा मतलब उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। देन फंक्शंस और रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, की जो स्टॉक एक्सचेंज है क्या काम करता है या फिर क्या काम है, क्या रोल है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी इंश्योर करता है, प्रॉपर कॉन्टिन्यूस डीलिंग होती है, इवल्यूएट होती है पूरी इकॉनमी, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, क्योंकि देखो पैसा मेरे पास रखा रखा क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अब मैं उसको जाके अगर मार्केट में लिस्ट कर दूंगी तो क्या पता मेरा बेनिफिट हो जाए। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि ना हमें एक्चुअल में हमें ना इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब सच में टू बी ऑनेस्ट हमें एक्चुअल में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक फॉर स्टॉक में या फिर सिक्योरिटीज़ में या फिर परचेजेस ऑफ गोल्ड। फॉर एग्जांपल
मैंने जब इन्वेस्ट करा था इन द लास्ट ईयर अप्रैल में, तो वो ₹5 चल रहा था गोल्ड, और अगर मैं आज उसको इन्वेस्ट करने गई तो वहाँ पे वो ₹15 हो गया। मतलब अगर उसको सेल करोगे, बाय करोगे, तो कुछ भी करोगे तो कितनी ज़्यादा अमाउंट ऐसे इंक्रीज़ होगी। मतलब मेरी तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी, मतलब बहुत ही कम थी मेरी, तो मतलब से फ़्लो में कर दी थी। बट अभी देखो प्रॉफिट है, तो आई होप ये आगे बढ़े, बट एकदम अच्छे से मतलब नॉलेज लेने के बाद ही करना है, क्योंकि अभी वो पिछले हफ्ते देखा मैंने 16 था और आज वो 15 हो गया है। तो मतलब उसका जो रेट है वो गिर गया है, तो प्रॉपर उसकी स्टडी के साथ उनको इन्वेस्ट करना। और अगर आपके पास सेविंग है सो प्लीज़ डू इन्वेस्ट। देन उसके बाद mobilizing the savings helpful in raising new capital, safety in dealing, listing of securities, platform for public debts, providing valuable information, guidance to investors, investor protection, एक second, investor protection and board ownership, then contribution of economic development। सो वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज इंश्योर लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। यहाँ पे लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल आता है। इट प्रोवाइड अ प्लेस वेयर द शेयर्स और स्टॉक आर कन्वर्ट इनटू कैश। जहाँ पे अगर अपन से शेयर परचेज करा है तो हम उसको कैश में फ्रीक्वेंटली कन्वर्ट करा सकते हैं। In stock exchange, the buyers and sellers are easily available for exchange of security. These are who are need in cash, who are need of hard cash can easily sell the securities in stock exchange। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, आपको कैश चाहिए, तो अपने जो सिक्योरिटीज आप एकदम बेच सकते हो। ये नहीं, अगर आपने शेयर खरीद लिया, मालूम कि उसमें पैसे रखे हैं, बट आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, बट अभी इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ सकती, तब उनके स्टॉक शेयर्स खरीद लो, बॉन्ड्स खरीद लो। और मान लो आपको फटाफट कोई ज़रूरत आ गई तो आप उसको एकदम से सेल भी कर सकते हो। तो इतनी जल्दी इसकी जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा है। Then continuous dealing. The stock exchange provide a continuous market for securities. Once the securities are listed, they continue to be traded in the stock irrespective of the fact that owners go on change। the stock exchange है proper continuous market। नहीं, ये नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट कर दिया फिर 2 साल बाद आना, नहीं, आप इसको continuously overlook कर सकते हो, प्रॉपर देख सकते हो क्या चेंजेस आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। देन उसके बाद द स्टॉक exchange provide a regular market for a trading in securities। एक regular market है, then evaluation, the investor can easily evaluate the value of securities from the prices quoted of different exchange, कि वो अपने प्राइसेस को भी चेंज कर सकता है। द सिक्योरिटीज आर क्वाटेड अंडर द फ्री एटमोसफेयर। ये प्रॉपर फ्री एटमोसफेयर है, डिमांड एंड सप्लाई का, जो प्राइस होंगे वो फ्री मार्केट के बेसिस पे होंगे। एंड उसके बाद दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज कैन लिस्ट एक्सचेंज कैन ईजिली एवलेट, प्रॉपर ईवलेट भी कर सकते हैं। देन फोर्थ वन दैट इज मोबिलाइजिंग द सेविंग। सो stock exchange play an important role in mobilizing the surplus of funds of investors। The stock exchange provide a ready-made market to investor to invest their saving into the shares। हम देखो शेयर्स खरीद लो, बॉन्ड्स खरीद लो, प्रॉपर इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज चैनलाइज द सेविंग। ये प्रॉपर जो मतलब जो सेविंग्स होते हैं पब्लिक की, उसको अच्छे से यूज़ कर सकता है। देन फिफ्थ वन दैट इज़ हेल्पफुल इन रेजिंग न्यू कैपिटल। The stock exchange are helpful in raising new capital for the corporate sector। The new and existing companies need capital to conduct their activities। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो न्यू कैपिटल को राइज अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कॉर्पोरेट सेक्टर की जो न्यू और एग्जिस्टिंग कंपनीज होती है उनको एक कैपिटल चाहिए होती है अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए। सो जो न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी कैन रेज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एग्जिस्टिंग कंपनीज कैन इंक्रीज द कैपिटल फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। कि मान लो हमने उसके शेयर खरीद लिए तो उनको पैसे मिल जाएंगे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और हमारे शेयर्स भी चले जाएंगे, इसी बहाने हम शेयर भी खरीद लेंगे, ऐसा सा कुछ। देन सिक्स वन दैट इज सेफ्टी इन डीलिंग। द डीलिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर गवर्न बाय वेल डिफाइंड प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन।
रेगुलेशंस होते हैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 को अमेंडेड इन 1996 के जो सारी ट्रांजेक्शन होती है वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स होती हैं और प्रॉपर स्कोप वगैरह के साथ होती है, जो सेफ्टी होती है प्रॉपर कॉन्फिडेंस में होती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं प्रॉपर अपने कॉन्फिडेंस की और अपने एकदम सिक्योरिटी के साथ अच्छे से डीलिंग करते हैं। देन लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है यहाँ पे सिर्फ लिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती है वही खरीदी और बेची जा सकती है, जो सारी कंपनीज होती है वो प्रॉपर उन्हीं में अप्लाई करती हैं, अथॉराइज एकदम अथॉराइज कंपनीज भी होती हैं। देन स्टॉक एक्सचेंज क्रिटिकली एग्जामिन द कैपिटल स्ट्रक्चर, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है प्रॉपर क्रिटिकली एग्जामिन करता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मैनेजमेंट क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है। देन जो लिस्टिंग कंपनीज होती है उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है कंपनी के सामने, बट जो लिस्टिंग कंपनीज होती है वो गारंटी नहीं करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि वो शेयर्स हैं वो कभी भी गिर सकते हैं कभी भी बढ़ सकते हैं। जो इन्वेस्टर होता है उसको खुद ही डिवाइड करना होता है कि वो कितने रिस्क पे लेके कितने सिक्योरिटीज परचेज कर सकता है। देन एट्थ वन दैट इज प्लेटफॉर्म फॉर public tech. There is a need for huge amount of funds for the economic development of the country. So the stock exchange provide a platform raising public debts. यहाँ पे public debts पे आप ले सकते हो. The stock exchange can also organize market for government securities. government securities भी sell and purchase होती है, वो भी हम अच्छे से brokers के through purchase and sell कर सकते हैं. Ninth one that is providing valuable information. The company is listed with stock exchange have to provide financial statement. have a financial statement, annual reports, other reports proper maximum publicity करने के लिए मिलती है, एंड जो इकोनॉमिक और जो अदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम स्टॉक एक्सचेंज से ले सकते हैं. देन टेंथ वन दैट इज गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स. सो स्टॉक मार्केट गाइड्स इन्वेस्टर, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं प्रॉपर उनको गाइड भी करता है. ये नहीं कि आपको बाहर से कहीं नॉलेज लेनी पड़ेगी तब आप आ सकते हो, कि नहीं, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वही आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है कि आपको कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, वो आपको प्रॉपर अप टू डेट रखने की कोशिश करता है. सो द इन्फॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल, जो इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट पे मिल सकती है. देन ये पीरियडिकली पब्लिश भी होती रहती है, जब ये प्रॉपर अच्छे से एक्सचेंज होती है फ्री ऑफ कॉस्ट पे होती है. देन 11th वन दैट इज़ investor protection. So the stock exchange plays significant role in protect of the interest of investor. यहाँ पे जो investors होते हैं उनका रोल भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है. इट हैज़ इन्वेस्टर सर्विस सेल, यहाँ पे एक इन्वेस्टर सर्विस सेल भी है जो कि कंप्लेंट्स और डिस्प्यूट्स वगैरह के लिए है. एंड देन उसके बाद 12th वन दैट इज बोर्ड बेस्ड ऑनरशिप. सो स्टॉक एक्सचेंज ऑफर रेडी मार्केट फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ फॉर बिजनेस फर्म. यहाँ पे रेडी मार्केट है प्रॉपर सिक्योरिटीज़ की एंड शेयर्स की, यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने के लिए इनकरेज करता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को परचेज करें. देन 13 वन दैट इज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो स्टॉक एक्सचेंज ऑफर लिक्विडिटी सो सिक्योरिटीज, जो एक्सचेंज होता है यहाँ पे लिक्विडिटी मिलते सिक्योरिटीज़ को, जो सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे प्रॉपर डबल बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टर्स को, और प्रॉपर मार्केट में कभी भी जाके आप अपना कभी भी लिक्विडिटी से पैसे निकाल सकते हो. देन उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, OTECI. आई थिंक सो हमने पहले पढ़ा बट अगेन पढ़ लेता है. सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग क्या होता है, OTCEI मीनिंग. सो OTC इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एक्सचेंज ऑफ इंडिया आर ऑल्सो कॉल्ड ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया. इसको हम ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं. ये मुंबई में है. देन OTCEI द फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया फॉर स्मॉल कंपनीज एंड द फर्स्ट स्क्रीन बेस्ड नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. ये हमारा वो ये स्मॉल कंपनीज के लिए होता है एंड द फर्स्ट स्क्रीन बेस्ड नेशन वाइड स्टॉक इन इंडिया के लिए. देन जो OTCEI प्रमोटेड बाय द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने चलाया है, एंड क्रेडिट्स ने, एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने चलाया है, एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस है उन सब ने इसको
रिकॉग्नाइज करें। एंड द स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट अंडर द एक्ट भी है। सो OTCI वाज फाउंडेड, ये 1990 में फाउंड करा गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एंड रिकॉग्नाइज हुआ था सिक्योरिटी contracts regulations में 1956 at stock exchange. So the OTECI is no longer a financial exchange. इसको अभी इतना financial exchange no longer नहीं है, ये मतलब ये अब नहीं है। एज द सेम डिज़ाइन बाय, जैसे कि सेबी ने पहले डिज़ाइन करा था। उसके बाद OTCEI वो सेटअप प्रोसेस ये हाई टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस के लिए होता है जिसमें फाइनेंस को रेज कर सकते थे। देन उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर था जो कि ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग सिस्टम देता था अपने इन्वेस्टर्स को। तो उसके बाद डेफिनेशन ऑफ OTCEI, सो OTCI कैन बी डिफाइन एज अ स्टॉक एक्सचेंज विदाउट अ प्रॉपर ट्रेडिंग फ्लोर। यहाँ पे प्रॉपर ट्रेडिंग फ्लोर नहीं होता था, ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह इसे मान सकते हैं बट प्रॉपर ट्रेडिंग फ्लोर नहीं हो सकता था। ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस हैव अ स्पेसिफिक प्लेस, जो सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनके पास कोई स्पेसिफिक प्लेस होता है अपनी सिक्योरिटीज़ के साथ डील करने का। बट जो OTCEI था ये कनेक्टेड थ्रू द कंप्यूटर नेट। Hence, the development in information technology has given scope for starting this type of stock exchange कि देखो जैसे IT बढ़ी थी उसी तरह से इसको अलाउ तो कर दिया था, बट OTCI is recognized under the Security Contract Regulation Act, so all the stock listed in exchange enjoy the same benefit। बट जो न्यू रेगुलेशन आए थे उसमें भी सारे सेम ही बेनिफिट्स थे। सो प्रमोशन ऑफ OTCEI, सो OTCEI हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 25, और ये सेक्शन 25 के अंदर कॉर्पोरेटेड था जिसका रिजल्ट था एज अ विच द वर्ड लिमिटेड नीड नॉट टू बी यूज्ड, जिसके लिए लिमिटेड वर्ड यूज़ करना ज़रूरी नहीं था। एंड फॉर अ कॉमन प्रमोटिंग इंटरेस्ट फॉर स्मॉल मीडियम कंपनीज, ये स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज का लेता है जिसका प्रिविलेज क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट आती थी। इन फीचर से पता लग जाएगी बेसिकली इसकी डायरेक्ट मीनिंग क्या है। सो द कंपनी वॉज प्रमोटेड बाय ग्रुप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये प्रमोटेड किसने करा था? ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो गवर्नमेंट चलाती है। इसमें क्या क्या आता है जैसे कि UTI, ICII, IDBI, देन सेबी कैपिटल, SBI कैपिटल मार्केट, IFCI, LIC, GIC, देन कैन बैंक फाइनेंशियल स्टूडेंट। देन फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी बोल सकते हो आप, या फिर आप इसे OTCEI भी बोल सकते हो। तो इसके फीचर्स क्या थे? यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का था, रिस्ट्रिक्शंस होते थे अदर स्टॉक के लिए, मिनिमम यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती थी, रिस्ट्रिक्शंस होते थे लार्ज कंपनीज के लिए क्योंकि फॉर द मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज ही था। देन बेस कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मेंबर्स, देन ऑल इंडिया नेटवर्क भी था, सैटेलाइट फैसिलिटी भी थी, देन कंप्यूटराइज ऑफ ट्रांजेक्शन था, देन लिस्टिंग ऑफ स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज भी थी, देन स्पॉन्सरशिप भी थी, देन बोर्ड और डिटेल्स भी थी, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट भी था एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी थी। सो वन बाय वन करके इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। OTI यहाँ पे कोई डज नॉट हैव स्पेशल काउंटर, इसके लिए कोई स्पेशल काउंटर नहीं था जैसे कि अदर मार्केट के लिए होता है, एंड इलेक्ट्रॉनिकली होती। देन रिस्ट्रिक्शन ऑफ अदर स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक्स एंड शेयर्स आर लिस्टेड इन अदर स्टॉक विल नॉट बी लिस्टेड। जो स्टॉक्स एंड शेयर थे हम यहाँ पे अदर एक्सचेंज लिस्टेड नहीं कर सकते। सिमिलरली जो स्टॉक लिस्टेड इन नॉट ऐसे विल नॉट बी लिस्टेड इन अदर स्टॉक, अदर के यहाँ पे नहीं हो सकते तो यहाँ के अदर में जाके नहीं हो सकते। देन थर्ड वन दैट इज़ मिनिमम इशूड कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम कैपिटल होती थी वो भी 30 लाख्स होनी चाहिए थी, आउट ऑफ विच मिनिमम पब्लिक ऑफर, जिसमें से मिनिमम पब्लिक ऑफर 20 लाख्स होना चाहिए था। देन फोर्थ वन दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन फॉर लार्ज कंपनीज, नो कंपनी विद लिस्टेड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन 25 crores प्रमोटेड फॉर, जिसकी लिमिट्स इतनी थी। देन फिफ्थ वन दैट इज़ बेस कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मेंबर्स, मेंबर विल बी रिक्वायर्ड मेंटेन अ मिनिमम लेवल। यहाँ जो मेंबर्स होते थे इनको भी 4 लाख से कैपिटल होनी चाहिए थी। एंड उसके बाद सिक्स वन दैट इज़ ऑल इंडिया नेटवर्क, द नेटवर्क काउंटर OTCI मेंबर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, इसमें जो मेंबर्स थे वो भी डिफरेंट पार्ट ऑफ कंपनी में रहते थे। देन
उसके बाद 7th वन दैट इज सैटेलाइट फैसिलिटी. सो द सैटेलाइट फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर OTCEI आर द ऑपरेशंस इन जॉइंटली हेल्ड विद द प्रेस. यहाँ पे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू चलता था. हैंड जो PTI एंड OTCEI हैज डिस्प्ले द प्राइस एंड स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ होते. देन नेक्स्ट वन दैट इज कंप्यूटराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. कंप्यूटर्स एट ईच काउंटर इनेबल टू डीलर्स. जो कंप्यूटर्स होते थे सारे टेबल्स पे होते थे एंड ट्रांजेक्शन्स उसी के थ्रू होती थी. देन नाइन्थ वन दैट इज लिस्टिंग ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज. OTCEI प्रोवाइडेड आइडल अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे आइडल अपॉर्चुनिटी दे दी थी स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज को. इनफैक्ट जो कंपनीज होती थी जिनकी मोर देन 30 lakhs और लेस देन 25 करोड़ होती थी वो भी अपने फाइनेंस यहाँ से रेज कर सकती थी. देन उसके बाद स्पॉन्सरशिप. सो द कंपनीज that seek listing on the OTC exchange have to approach one of the member appointed by OTC for acting sponsor to the issue. यहाँ पे sponsors भी लाए जाते थे. जो sponsors होते थे अप्रेजल देते थे प्रोजेक्ट का. तो उसके बाद प्रॉपर क्वालिटी ऑफ कंपनीज बताई जाती थी. देन स्क्रिप्ट वगैरह भी यूज़ होती थी. देन उसके बाद 11th में दैट इज बोट आउट डील. सो OTCEI allow company to place their equity mean to be offered to the public. कि जो अपनी जो आपकी इक्विटी है वो पब्लिक को ऑफ़र कर सकते हैं एज अ स्पॉन्सरशिप. देन उसके बाद वो प्रॉपर उसे ख़रीद भी सकते हैं. देन 12th वन दैट इज़ फास्टर डिलीवरी एंड पेमेंट. द ट्रांजेक्शन इज सेटल विद द पीरियड ऑफ 7 days ऑन द OTC एक्सचेंज. जो ट्रांजेक्शन थी वो विद इन द 7 days हो जाती थी. द इन्वेस्टर एक्चुअली गेट डिलीवर द स्क्रिप्ट और यहाँ पर पेमेंट हो सकती थी विद इन दी 7 days. देन उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन. जो इन्वेस्टर्स कैन सी इन अवेलेबल कोटेशन. जो इन्वेस्टर्स होते थे उनको अवेलेबल कोटेशंस दिखते थे कंप्यूटर स्क्रीन पे ख़रीदने से पहले. और जो कंफर्मेशन स्लिप थी वो भी उनको प्रोवाइड करी जाती. जो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इज़ टोटली सेफगार्ड. जो इंटरेस्ट होता था हमारे इन्वेस्टर्स का वो टोटली सेफ था. देन एडवांटेजेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या है. सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो है कंपनीज़ को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते थे. कंपनीज़ को मिलते थे उनका फंड रेज हो जाता था. उनकी सेविंग ऑफ अननेसेसरी इशू एक्सपेंसेस. जो उनके अननेसेसरी इशू एक्सपेंसेस होते थे फिजिकल वर्थ में वो बच जाते थे. देन अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी. देन ऑफर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी. जो डॉक्यूमेंट्स होते थे कंपनी के वो भी ऑफर कर सकते थे वो ऑनलाइन. देन मैनेजमेंट स्टेबिलिटी भी थी एंड ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी भी थी क्योंकि कोई कहीं से भी कर सकता है. फिर उनको उसी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे वो इशू हो रहे हों. सो first one that is raising fund. So electronic trading provide method of raising fund through capital market. ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग था प्रॉपर फंड रेज करने के लिए हेल्प करता था कैपिटल मार्केट में. जो जहाँ पे प्राइस होते फेयरली इशू होते थे. सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग बिजनेस ऑपरेशन नेगोशिएट भी कर सकते थे. देन टू दैट इज सेविंग ऑफ अननेसेसरी इशू एक्सपेंसेस. सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से अननेसेसरी इशू एक्सपेंसेस ऑन रेजिंग जो कि फंड रेज करने के लिए उन्हें अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने पड़ते थे उनसे भी बच गए. एंड द मेथड ऑफ स्पॉन्सर प्राइसिंग द स्क्रिप्ट्स विद मेंबर्स who will turn off the load scripts of public need to public issue. hence all जितने भी सारे एक्सपेंसेस थे वो प्रॉपर एलिमिनेट हो गए थे जितने उन्हें पहले लगते थे. देन थर्ड वन दैट इज़ ऑफर डॉक्यूमेंट्स of companies. Offer documents of companies seeking listing of OTCI will not vetted by SEBI. जो उनको डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते थे जो कि सेबी से वेटेड नहीं होते थे. सच कंपनी शेल ऑल्सो ओनली फाइल दे ऑफर डॉक्यूमेंट विद सेबी. वो भी सेबी को डॉक्यूमेंट्स ऑफर कर सकते थे ऑनलाइन और कम्युनिकेट कर सकते थे प्रॉपर विद इन द 21 days. एंड फोर्थ वन दैट इज़ मैनेजमेंट स्टेबिलिटी. जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है एंड अभी स्क्रिप्ट्स भी होती हैं फॉर पब्लिक ट्रेडिंग के लिए. देन ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी. जो एक्सेसिबिलिटी होती थी वो भी ज़्यादा होती है. देन एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते थे. तो फर्स्ट इज़ ईजी इन्वेस्टमेंट होती थी. ग्रेटर कॉन्फिडेंस होता था. क्विक ट्रांजेक्शन्स हो जाती थी. लिक्विडिटी मिल जाती थी एंड सिक्योरिटी मिल जाती थी. So first one that is easy investment. So
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बिकम ईजियर, जो हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे वो ईजी हो जाती थी, और जो ओटीसी एक्सचेंज थे वो वाइड नेटवर्क था जहाँ पे हर जगह से हर स्ट्रीट के कॉर्नर से कर सकते हैं। Second one, that is greater confidence. So OTC exchange provide greater confidence and fidelity of trade. यहाँ पे greater confidence आता था and fidelity आती थी trade की. An investor can look up the price display at each OTC counter, और जो investor थे वो proper हर चीज़ को देख सकते थे. Then third one, that is quickly transition. So OTC exchange enable transaction to be completed quickly. Investor can settle the deals across the counter. Money or script receipts from the will settle in a manner ऑफ डेज इफ़ नॉट अर्लियर. क्विकली यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स ये सारी ऑनलाइन होती थी तो वो ईजिली हो जाती थी, अच्छे से रिकॉर्ड हो जाती थी. देन फोर्थ वन, दैट इज़ लिक्विडिटी. ओटीसी एक्सचेंज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर. जो ओटीसी था ही प्रॉपर लिक्विडिटी देता था अपने इन्वेस्टर को. जो मार्किंग सिस्टम होता था प्रॉपर अपनी रेगुलर प्राइस करता था और अपॉर्चुनिटीज़ भी चेक करता जाता था. Then fifth one, that is security. So investors may get a greater sense of security. जो investors होते थे proper उनको securities मिलती थी. So next is mechanism of trade. कि mechanism of trade क्या है? So investors can look up the price of display of on OTC screen placed in the office of every dealer. जो इन्वेस्टर्स होते थे वो प्राइस चेक कर सकते थे अपनी OTC स्क्रीन पे जो भी हर डीलर के पास था. Then investor convey their decision to buy to the dealer. जो इन्वेस्टर्स होते थे वो अपना खरीदने का जो डिसीजन होता था वो डीलर को बोलते थे. जो डीलर होता था उनकी डील कंफर्म करता था एंड अपनी जो स्क्रिप्ट्स होते थे ओटीसी कंप्यूटर वो ब्लॉक कर देता था. देन इन्वेस्टर मेक अ चेक फॉर द अमाउंट. जो इन्वेस्टर होते थे वो अपना अमाउंट दे देते थे डीलर को. देन अ टेम्पररी काउंटर रिसिप्ट, जिसे TCR बोलते हैं, टेम्पररी काउंटर रिसिप्ट इज इशू टू इन्वेस्टर. फिर जो डीलर होता था वो इन्वेस्टर को TCR दे देता जो कि है टेम्पररी काउंटर रिसिप्ट. देन आफ्टर चेक क्लियरेंस पेमेंट काउंटर परमानेंट. जब पहले तो जो टेम्पररी काउंटर रिसिप्ट दे रहा था उसके बाद वो उसे परमानेंट काउंटर रिसिप्ट दे देता था TCR की जगह. देन फॉर सेल इन्वेस्टमेंट लुक एट द प्राइस ऑफ OTC स्क्रीन. अगर आपको ख़रीदने होते तो वो जो इन्वेस्टर था OTC स्क्रीन पे देखता था, फिर अपना डिसीजन देता था डीलर को. फिर उसके बाद उसको कंफर्मेशन स्लिप देता था डीलर. फिर उसके बाद इन्वेस्टर जो होता था उसे PCR देता था, दैट इज़ परमानेंट काउंटर रिसिप्ट एंड ट्रांसफ़र डीड. फिर उसको डीड ट्रांसफ़र करता था तो दैट इज़ TD टू द डीलर. देन उसके बाद our PCR and TD are validate by register and check issue to investor is exchange of sales confirmation slip. then यहाँ पे एक सेल कन्फर्मेशन स्लिप प्रोवाइड होती थी उनको. देन उसके बाद पार्टिसिपेंट्स ऑफ OTCEI. सो कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे OTCEI के? कंपनीज विच लिस्ट देयर नेम शेयर्स ऑन OTC. जो कंपनी जो अपनी शेयर को वहाँ पे लिस्ट करती थी. देन मेंबर्स डीलर्स जो कि ऑपरेट करते थे. देन रजिस्टर जो ट्रांसफ़र करते थे अपने शेयर सर्टिफिकेट. देन इन्वेस्टर. देन सेटलमेंट बैंक. देन सेबी एंड नॉन गवर्नमेंट. देन ऑफर फॉर सेल OFS क्या होता है? सो ऑफर फॉर सेल इज अ सेगमेंट wherein promoter of listed companies can sell their shares in a transparent manner through a bidding प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज. यहाँ पे जो ऑफर ऑफ सेल क्या होता था, यहाँ पे जो प्रमोटर होते थे लिस्टेड कंपनीज के वो अपने शेयर करते थे बिडिंग के एक्सचेंज पे. सो इसका मतलब क्या होता है? दो वेब सेगमेंट अर्लियर अलाउड ओनली प्रमोटर्स. यहाँ पे प्रमोटर होते थे सिर्फ वही आ सकते थे. जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होती थी उनकी 25% होनी चाहिए थी. तो नाउ द सेगमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू
और भी जो सेगमेंट है वो प्रमोटर की जगह नॉन प्रमोटर्स भी कर सकते हैं, और उनकी होल्डिंग 10 एटलीस्ट 10% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी होनी चाहिए। देन शेयर कैपिटल होनी चाहिए मतलब। देन पार्टिसिपेंट्स इन OFS, सो यहाँ पे पार्टिसिपेंट कौन से होते हैं? सो द ऑल द इन्वेस्टर रजिस्टर्ड इन द ब्रोकर्स, जो कि सारे रजिस्टर जो कि ब्रोकर्स में होते हैं इन स्टॉक एक्सचेंज में। तो यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज है? म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, trustees, HUFs, body corporate proprietor and retail investors. Then उसके बाद non-residents Indians. Then OFS was introduced by the market in SEBI. जो OFS है ये मार्केट में आई थी बाय द सेबी इन 2012। जो प्रमोटर्स होते थे पब्लिक कंपनीज के, वो अपने शेयर्स यहाँ पे बेच सकते थे। उसके बाद बिड इन OFS, सो इन एन OFS अ बायर हैज़ टू प्रोवाइड अ बिड। यहाँ पे वो बिड तय करते थे, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट तय करते थे कि जब यहाँ पे आएगा वो उसको बेच देगा। सो अ कंपनी सेट्स अ फ्लोर प्राइस। यहाँ पे फ्लोर प्राइस आता था, मान लो 70 रुपये का फ्लोर प्राइस है, बट उसने बिड जितने की लगाई है वो अपने अकॉर्डिंग लगाई है। सो बायर्स कैन नॉट बिड एट प्राइस बिलो, तो जो बायर्स होते हैं वो उसके नीचे बिड नहीं रख सकते। फिर उसके बाद वंस द बायर आर प्लेस शेयर्स आर अलोकेटेड टू डिफरेंट बायर, जब वो अपनी बिड रख देते थे तो फिर उसके हिसाब से सबको ऑफर जाने लगते थे। देयर इज़ नो मिनिमम लिमिटेड, जो पार्टिसिपेंट्स होते थे उनका कोई लिमिटेड नहीं था। देन जो बायर कैन बिड फॉर अ सिंगल शेयर इन ऑफिस प्रोसेस, जो बायर होते थे वो बिड लगा सकते थे, इवन अपने सिंगल शेयर की भी लगा सकते थे। देन रूल्स एंड रेगुलेशन, सो द फैसिलिटीज अवेलेबल अप टू द 200 कंपनीज इन शेयर मार्केट। ये फैसिलिटी मिलती है 200 कंपनीज आ जाते हैं मार्केट में। फिर उसके बाद नो प्रमोटर शेयर होल्डर, जिसके पास नो प्रमोटर शेयर होल्डर विद मोर देन 10% आर ऑल्सो एलिजिबल टू ऑफर, जिनके पास इनसे ज़्यादा नहीं होती थी वो भी अप्लाई कर सकते थे। देन जो कंपनीज होती थी इन्फॉर्म करती थी एक्सचेंज एटलीस्ट 2 days बिफोर ऑफिस, जो 2 days बिफोर ऑफिस करता था। देन सेबी जो था मैंडेट करता था एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर्स होने चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। देन इन एडिशन 10% रिजर्वेशन होना चाहिए रिटेल बायर्स के पास। देन एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है? सो डिस्काउंट, जो कैपिटल इन्वेस्टर्स होते थे उनको डिस्काउंट मिलता था फ्लोर प्राइस का। एंड देन होता था ये 5% की रेंजेस में होता था। देन मिनिमम पेपर वर्क होता था, क्योंकि सब ऑनलाइन होता है तो ये पेपर वर्क जो था बहुत ज़्यादा कम था। देन उसके बाद कोस्ट इफेक्टिव, सो व्हेन द बायर प्लेस द बिड अंडर OFS देयर आर नो एडिशनल चार्जेस। जो बायर होता था वो बिड लगाता था तो उसे एडिशनली कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते थे। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन OFS, जो डिसएडवांटेजेस क्या है? सो लिमिटेड रिजर्वेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिमिटेड रिजर्वेशन ही होता था रिटेल इन्वेस्टर्स का। एज पर सेबी गाइडलाइंस जो होती थी मिनिमम 10% ऑफ ऑफर, जो 10% ऑफर था वही मिल सकता था। देन केस ऑफ PSU दे में भी यहाँ पे PSU के अकॉर्डिंग को 20% तक चला जाता था। देन लिमिटेड बिडिंग विंडो, देन द इशू पीरियड ऑफ एन OFS डज नॉट एक्सीड, यहाँ पे एक सिंगल डे से ज़्यादा नहीं हो सकता था। देन उसके बाद थर्ड वन दैट इज़ टेंडर मेथड, कि टेंडर मेथड क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। सो इन कॉर्पोरेट फाइनेंस अ टेंडर इज़ अ टाइप ऑफ पब्लिक टेक ओवर बिड। जो टेंडर होता है एक पब्लिक टेक ओवर बिड होती है। टेंडर ऑफर इज़ अ पब्लिक ओपन ऑफर इनविटेशन यूजुअली अनाउंस इन न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर या फिर एडवर्टीजमेंट में मिलता है जहाँ पे प्रॉपर अमाउंट लिखी होती है। सो ऑल स्टॉक होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक ट्रेडेड कॉरपोरेशन टू टेंडर देयर स्टॉक फॉर सेल, यहाँ पे जो कि स्टॉक होते थे वो सेल के लिए हो सकते थे ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम के लिए। फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर वो यहाँ पे तय कर देते थे। सो टेंडर ट्रेडिंग में क्या होता है? टेंडर ऑफर में
जो बिडर होता था वो डायरेक्टली आता था, एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मे और मे नॉट हैव एंडोर्स्ड द टेंडर ऑफर प्रपोजल। तो फिर उनको दे भी सकते थे, जो ऑफर एडवर्टीजमेंट करते थे, कि नहीं भी दे सकते थे। देन टू इंट्रोड्यूस द शेयर होल्डर टू द टारगेट कंपनी टू सेल, उनको बेचने के लिए, हम क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते थे उनको सेल करने के लिए दे एक्वायरा ऑफर प्राइस, उनको ऑफर प्राइस मिलता था कंपनीज के शेयर के बिहाफ पे। देन फोर्थ वन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। सो एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑल्सो कॉल्ड एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को हम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़ टू प्लेस इन ऑर्डर्स। यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए हम जिसको ऑर्डर करते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मतलब कोई भी आप शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह खरीद रहे हो, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। सो वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, देखो लिखा भी है, स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसी, कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स, यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती थी ब्लॉक मार्केट में, मेकर्स में, जो कि स्टॉक एक्सचेंज इन सब के अंडर। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की, जो स्टॉक एक्सचेंजेस का क्या ऑर्गेनाइजेशन है। तो फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन ऑफ अ मेंबर, ये एक एसोसिएशन है मेंबर्स का, जो कि वॉलंटरी भी आते हैं, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के लिए भी आ सकता है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी के लिए भी आ सकता है। देन मेंबरशिप is a must for transaction business since non-members are not permitted to enter। जो अगर मेंबर नहीं हो तो आप नहीं आ सकते, बट मेंबरशिप आपकी होनी चाहिए, आप तभी आ सकते हो। जो मेंबरशिप है वो स्ट्रिक्टली लिमिटेड है, जो मेंबरशिप है वो पेमेंट ऑफ टाइम पे आनी चाहिए। देन मैनेजमेंट, द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज एडमिटेड by a committee of management। they select executive committee, प्रॉपर कमेटी आती है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, जितनी भी है डिफ़ॉल्टर कमेटी, आर्बिट्रेशन, ये सब आते हैं। तो इंश्योर ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश और फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। देन उसके बाद प्रोसीजर फॉर डीलिंग एट स्टॉक एक्सचेंज की, जो स्टॉक एक्सचेंजेस का क्या प्रोसीजर है। तो फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, पहले ब्रोकर को ढूंढ लो, फिर अपना ऑर्डर प्लेस करो, फिर प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा, फिर सेटलमेंट हो जाएगी। सो ओनली मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर अलाउड इन डील स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हो तभी आप स्टॉक एक्सचेंज में जा सकते हो, जो आउटसाइडर होते हैं उन्हें अलाउ ही नहीं होता उसमें जाने के लिए, अप्रोच करने के लिए। तो पहला पढ़ते हैं, दैट इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, कि आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना है। सो द फर्म फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर हैज टू सेलेक्ट ब्रोकर, ब्रोकर करना है कि आपको किसके थ्रू अपनी जो सिक्योरिटीज़ है किसके थ्रू आपको खरीदवानी है, किसके थ्रू आपको बेचवानी है। जो इन्वेस्टर होगा प्रॉपरली वो अप्रोच करेगा बैंक को इस पर्पज़ के लिए, जो बैंक होगा प्रॉपर अपने ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताएगा, एंड जो बैंक्स कंटेक्ट डीलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, जो बैंक्स होंगे वो अपने कस्टमर के बिहाफ पे काम करेंगे, जो क्लाइंट अकाउंट होगा वो खोला जाएगा, जो ब्रोकर उसको खोलेगा प्रॉपर, जो यहाँ पे फिर फाइनेंशियल पोजीशन उसकी देखी जाएगी डील करने से पहले। देन प्लेसिंग द ऑर्डर, and then the client can place an order for purchase or sale of securities। जो क्लाइंट होगा वो एक ऑर्डर करेगा परचेज के लिए, ख़रीदने के लिए, अपने ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद जो ब्रोकर होगा प्रॉपर गाइड देगा क्लाइंट को कि कौन से टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं, कैसे ख़रीदने चाहिए, प्रॉपर टाइम क्या है ख़रीदने का। फिर जो ब्रोकर होगा वो अपने कस्टमर को बताएगा फेवरेबल टाइम क्या है बेचने का, एंड जो ब्रोकर होगा उसको बताएगा कि उसको कब ख़रीदने शेयर्स वगैरह, एंड प्राइस कैसे पे किया जाता है। समटाइम्स एक डेफिनेट प्राइस होता है, देन समटाइम्स एक टेंटेटिव प्राइस हो जाता है मार्केट में, कभी कभी मैक्सिमम जैसे कौन सा है कौन सा नहीं है। जो ब्रोकर होता है प्रॉपर चॉइस देता है बार्गेनिंग की, जो सेम टाइप ऑफ चॉइस देन सिक्योरिटीज़ के टाइम पे भी देता है। देन उसके बाद मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सो द ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जो ट्रेडिंग फ्लोर होता है, जो ट्रेडिंग फ्लोर होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम ट्रेडिंग पोस्ट बोलते हैं। जो डिफरेंट टाइप के ट्रेडिंग पोल्स होते हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। जो ब्रोकर होता है प्रॉपर ऑथोराइज होता है, उसको प्रॉपर चेक करने का वो होता है, अच्छे से चेक करता है, फिर एक डील फाइनल करते हैं जिसमें दोनों पार्टी एग्री करते हैं, फिर बार्गिंग होती है। देन उसके बाद
द बार्गेन इज नोटेड बाय बोथ पार्टीज, दोनों अपनी नोटबुक्स में लिखते हैं, देन उसके बाद स्लिप दे देते हैं एक दूसरे को बार्गेन करने के बाद प्रॉपर ऑफिशियल प्राइस लिस्ट के लिए। देन कॉन्ट्रैक्ट नोट आफ्टर देयर म्यूचुअल कंसेंट, उनकी म्यूचुअल कंसेंट के बाद द बाइंग एंड सेलिंग ब्रोकर्स प्रिपेयर नोट, जो खरीदने वाला बेचने वाले के ब्रोकर दोनों के नोट्स बनाते हैं नेक्स्ट डे और उनको सेलर को बेल दिए जाते हैं एज अ नोन एज सेल्स नोट, वेयर एज नोट सेंड बाय द बायर, और जो बायर भेजता है उसे बोट नोट भेजता है। देन द डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशनिंग, उनके डिटेल्स कौन सी होती है, देन नंबर, प्राइस, प्रॉपर सिक्योरिटीज़ का क्या है, देन सेटलमेंट द स्पोर्ट्स डीलिंग और सेटल्ड इन द देयर इन फुल, देन उसके बाद जो वहाँ पे सेटलमेंट होता है आफ्टर रिसीविंग द प्राइस द सेलिंग ब्रोकर हैज़ ओवर ट्रांसफर द शेयर सर्टिफिकेट, प्राइस मिलने के बाद वो प्रॉपर एक शेयर सर्टिफिकेट दे देता है ब्रोकर को, देन उसके यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सेटलमेंट में आ जाता है। फिर उसके बाद द सेटलमेंट फॉर रेटेड डिलीवरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डन इन अदर वे, किसी और तरीके में भी हो सकता है। तो फर्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ रेटेड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, सो द सेटलमेंट इन डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज इज डन बिटवीन द, ये 3 से लेके 7 दिन के लिए ट्रांजिशन के लिए हो सकता है, इसे लिक्विडेशन भी बोलते हैं फुल में। देन उसके बाद सेटलमेंट इन फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, सो द कॉन्ट्रैक्ट आर डन इन स्पेकुलेटिव पर्पस, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए होते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड्स आते हैं। देन उसके बाद डिफेक्ट्स लिमिटेशंस ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की लिमिटेशंस क्या हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की, सो द इम्पोर्टेंट deficit of Indian stock exchange as follows, lack of integration, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होता, सो जो लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर्स है, प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है सारी मार्केट्स का, इसलिए बहुत ज़्यादा प्राइस जो होते हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं। देन अनजस्टिफाइज क्लासिफिकेशंस ऑफ शेयर, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ये 2 ग्रुप्स में है, स्पेसिफाइड ग्रुप एंड नॉन स्पेसिफाइड ग्रुप। द शेयर स्पेसिफाइड ग्रुप आर गेट सम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, जो स्पेसिफाइड ग्रुप के होते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि हाई सेटलमेंट पेड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्पेसिफाइड ग्रुप शेयर्स के लिए, वहाँ पे प्रॉपर क्लासिफिकेशंस नहीं होता शेयर्स के बीच में, जो कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के में आ जाता है। देन थर्ड वन, दैट इज़ इनइफेक्टिवनेस ऑफ मार्जिन्स, द प्रॉफिट मार्जिन्स आर लेव्ड ऑन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी एज बेस्ड एज सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे होता है, कोई इक्वालिटी नहीं होती। देन लैक ऑफ यूनिफॉर्म सेटलमेंट सिस्टम, यहाँ पे यूनिफॉर्म सेटलमेंट सिस्टम नहीं है, अपने ट्रांजेक्शन के बाद जो सेटलमेंट सिस्टम है वेरी करता है अपने स्टॉक एक्सचेंज के अलग अलग के लिए, देन यहाँ पे थोड़ी फ्लक्चुएशंस होती रहती है। देन फर्स्ट वन, दैट इज़ अनहेल्दी कैरी फॉरवर्ड सिस्टम, तो कैरी फॉरवर्ड सिस्टम जो होता है अनजस्टिफाइड एंड अनहेल्दी होता है, प्रॉपर अच्छे से इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करते हैं। देन इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन इज इग्नोर्ड, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। देन यहाँ पे सिर्फ ब्रोकर्स के फ़ायदे के लिए काम किया जाता है, हमें ऐसा फील हो जाता है। फिर उसके बाद वीक मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का काफ़ी ज़्यादा वीक है, और वो सिर्फ ऐसे लगता है कि वो अपने ब्रोकर सिर्फ अपने उसके लिए ही कर रहा है। तो उसके बाद द फॉलोइंग सजेशंस टू इम्प्रूव स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटीज़, कौन कौन से सजेशंस हैं जो आप दे सकते हो इम्प्रूव करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज एक्टिविटीज़ को। सो द फॉलोइंग मेजर शुड बी सजेस्टेड, तो फर्स्ट इज़ यूनिफॉर्म सिस्टम, हम उनको सजेस्ट करेंगे कि प्रॉपर यूनिफॉर्म सिस्टम हो सारे एक्टिविटीज़ को लेके, देन जो सेटलमेंट हो वो 1 वीक में हो जाए। देन डेली मार्जिन सिस्टम, जो डेली मार्जिन सिस्टम है वो भी अडॉप्ट करा जाए, जिसको मार्केटिंग सिस्टम भी कहते हैं। द सिस्टम जो होल्डर होते हैं डिपॉजिट मार्जिन के वो भी अच्छे से डेली बेसिस पे एक्सचेंज कर सकते हैं। देन कैरिड फॉरवर्ड सिस्टम जो शो है वो अबॉलिश करना चाहिए, जिससे ओवर स्पेकुलेशन हो जाती है। देन प्रोविजन ऑफ
ऑफ मार्केट मेकर्स, देयर शुड बी प्रोविजन, मार्केट मेकर्स को प्रॉपर प्रोविजन देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, जिससे कि प्रोटेक्ट इन जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। देन रिवाइज मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अपॉइंटेड, वो भी अच्छे से अपॉइंट होने चाहिए। देन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, प्रॉपर गवर्नेंस होने चाहिए। एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा प्राइस चेंज होता है स्टॉक एक्सचेंज में। सो फर्स्ट इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी की वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जो शेयर होते हैं वो अपनी कंपनी की डिमांड में ही चलते हैं, तो जो कंपनी होती है वही रिप्रेजेंट करती है अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स को। देन रेट ऑफ डिविडेंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज़ रेट ऑफ डिविडेंड। जो भी कंपनी अपने डिक्लेयर करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, यहाँ पे हाई डिविडेंड मिलता है ज़्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर वो कंपनी अच्छे से फेल हो जाती है अपने उनको डिविडेंड देने के लिए, विल स्टार्ट सेलिंग, फिर वो अपने होल्डिंग्स और शेयर्स को बेचने स्टार्ट कर देती है। देन डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन, द प्राइस ऑफ शेयर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस, जो कि डिमांड एंड सप्लाई है उसी से भी होता है। जैसे कि द शेयर इन मोर डिमांड विल कमांड हायर प्राइस, जिनकी डिमांड ज़्यादा होगी उसके हायर प्राइस होंगे और जिनके नहीं होगी उनके कम प्राइस होंगे। देन रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं शेयर्स के प्राइसेस को, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एट्सेट्रा। जो ये सब होते हैं हम प्रॉपर बल्कि परचेज कर देते हैं शेयर का, जिसकी वजह से जो फ्लक्चुएशंस है वो शेयर मार्केट में आ जाती है। देन लैंडिंग रेट, सो द प्राइस ऑफ कंपनी शेयर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंडिंग रेट, कि आपका लैंडिंग रेट कैसा है। जो बैंक ऑफ इंडिया वो बताता है कि आपका रेट ऑफ डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ क्या है, कमर्शियल बैंक का रेट कैसा चल रहा है, मतलब CRR वगैरह कैसा है, जो मनी सप्लाई है वो कैसे चलेगी। जो मनी सप्लाई होती है वो भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है। The next one, that is six, that is trade cycle. So the share price are also influenced by different stages of trade cycle, कि trade cycle कैसे चल रहा है, boom चल रहा है, depression चल रहा है, recession चल रहा है। Then speculation activities, the price of share also influenced by speculative activities, कैसी हैं जो artificial securities है वो कैसे बिक रही है कैसे नहीं हो रही है, जो बुल्स एंड बेयर्स हैं ये सब कैसे हो रहा है। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करती है। देन टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स एट स्टॉक एक्सचेंज, कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो देयर आर 4, बुल, बियर, स्टैग, लेम डक। सो 4 type of speculators are active at stock exchange. They're popularly known as bull, bear, stag. So the first name is bull. So a bull ऑपरेटर इज ऑल्सो कोड तेजी वाला, इसे तेजी वाला भी कहते हैं। जो एक नॉन ऑपरेटर है हु एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस ऑफ, जो कि एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, वो अपने शेयर परचेज कर लेता है, अदर सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेता है अपने हायर प्राइसेस के लिए कि प्राइस बढ़ेगा तो बेच देगा। He, being as a speculator, has no intention to taking delivery of securities but deals only in differences prices। if इसका ऐसा करना प्राइजेस में डिफरेंस दे देता है, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड बुल, बिकॉज ऑफ रीबैलेंस ऑफ हिज बिहेवियर, क्योंकि रीअम्बैलेंस कर देता है अपने बिहेवियर के लिए। सो अ बुल टेंड्स टू थ्रो अ विक्टिम, वो अपने विक्टिम्स को एयर में डाल देते हैं। जो बुल स्पेकुलेट होता है इसकी वजह से जो प्राइस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। देन बियर, सो अब बियर ऑपरेटर इज ऑल्सो कोल्ड मंडी वाला, हम इसको मंडी वाला भी बोलते हैं। तो एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस गिर जाएंगे एंड सेल सिक्योरिटी एज प्रेजेंट, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटीज़ अभी बेच देता है, तो उसके बाद कि आगे जाके ख़रीद लेगा फ्यूचर में। सो जो बियर होता है ये अपने पास सिक्योरिटीज़ नहीं रखता प्राइस में प्रेजेंट में, बल्कि उन्हें बेच देता है। तो उसके बाद ऑपरेटर भी लर्न प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट मिल जाता है इन ट्रांजेक्शन से अगर वो एक्सपेक्टेशन। द बियर स्पेकुलेटर टेंड टू फोर्स डाउन द प्राइसेस
डिफरेंट सिक्योरिटीज़, और इसकी वजह से जो मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ है वो गिर जाती है, और जो विक्टिम्स होते हैं अपने को ज़मीन पे फेंक देता है। जो पहले वाला था हवा में उड़ा देता था, ये वाले ज़मीन में फेंक देता था। देन उसके बाद व्हेन द बियर ऑपरेटर स्टार्ट सेलिंग सिक्योरिटीज, द बेरिश प्रेशर ग्रेजुअली फोर्स डाउन द प्राइसेस। और जब अपनी सिक्योरिटीज़ बेचने शुरू कर जाते हैं तो उसकी वजह से मार्केट में भी रेट गिर जाता है। जो बियर डज नॉट एक डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़, ये डिलीवरी नहीं लेते हैं सिक्योरिटी, बट प्राइस फॉल में काफ़ी ज़्यादा इनका हाथ होता है। देन थर्ड वन, दैट इज स्टैग। A stag is a cautious speculator in stock exchange. He applies for shares in new companies, जो कि अप्लाई करता है न्यू कंपनीज में। ही ऑल्सो एक्सपेक्ट टू सेल सिक्योरिटीज एट अ प्रीमियम, और ये भी एक्सपेक्ट करता है कि अपनी सिक्योरिटीज़ को प्रीमियम पे बेचे। इफ़ ही गेट अलॉटमेंट, अगर उसे अलॉटमेंट मिल जाती है तो वो अपनी कंपनी सेलेक्ट करता है और वहाँ पे जाके डिमांड करता है प्रीमियम के लिए। सो ही सेल्स द शेयर्स बिफोर बीइंग कॉल्ड टू पे दी अलॉटमेंट मनी। तो वो अपने सेल्स बेचना शुरू कर देता है बिफोर दी अलॉटमेंट मनी। सो स्टॉक स्पेकुलेटर डज नॉट एंटिसिपेट इन परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स इन द मार्केट लाइक अ बुल। तो ये ज़्यादा स्टैग्नेट नहीं करता लाइक स्टैग एंड लाइक बियर एंड बुल की तरह। देन उसके बाद लेम डक। व्हेन अ बियर फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट When a bear finds it difficult to fulfill his commitment, he is called struggling like a lame duck. तो जो बियर होता है, जो बियर होता है वो स्ट्रगलिंग फेस करता है तो फिर उसे लेम डक बोलते हैं। सो दस व्हेन अ बियर में एग्री टू सेल सर्टेन सिक्योरिटीज ऑन अ फिक्स डेट, तो जो बियर होता है वो एग्री कर जाता है कि अपने फिक्स डेट पे कोई सिक्योरिटी सेंड करेगा। ऑन दैट अपॉइंटेड डेट ही मे नॉट एबल टू डिलीवर, बट अपॉइंटेड डेट पे वो अवेलेबल ही नहीं होता है डिलीवर करने के लिए। सो इट मे नॉट अवेलेबल इन मार्केट, सो द अदर पार्टी मे नॉट बी इंक्लाइंग ऑब्लाइंग बाय एक्सेप्टिंग पोस्टमार्टम ऑफ द डिलीवरी। तो वहाँ पे जाके उसको हम लेम डक बोल देते हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज के इंडिया में क्या क्या बेनिफिट्स है? तो बेनिफिट्स, पहले इन्वेस्टर्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या बेनिफिट मिलेंगे। सो इंक्रीज इन लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टर, जो कि हम शेयर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडेट होते हैं, हम इनको प्रॉपर स्टडी देते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की, बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेते हैं जिसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देन सेकंड वन, दैट इज सेफ गार्ड इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं स्टॉक मार्केट में, जिनकी वजह से जो इंटरेस्ट है वो अच्छे से बन रहता है, एंड स्पेकुलेशन, मैनिपुलेशन, ओवर ट्रेडिंग ये कम हो जाती है। देन इनहांस द लिक्विडिटी एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हमें पहले कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, उसके यहाँ पे उसके भी चांस नहीं होते। हाई लिक्विडिटी होती है, फिर उसके बाद सिक्योरिटीज़ की वैल्यू कभी भी इंक्रीज़ हो जाते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। द लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कैन कैरी मोर कोलेटरल वैल्यू। यहाँ पे जो मोर कोलेटरल वैल्यू होती है अगर हमारे पास सिक्योरिटीज़ होती हैं तो ये रहे हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अगर इन्वेस्टर की बात करते हैं, इंक्रीज इन लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेफ गार्ड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट, इनहांस द लिक्विडिटी एज कोलेटरल सिक्योरिटी, publishing of quotations and avoidance of excessive fluctuations in prices, and proper valuation of securities and good investment opportunities। and benefits of company को क्या क्या benefits मिलते हैं? better reputation हो जाती है, wider market, higher market value, stability in prices and value of assets, and better benefit of to community। community को कैसे benefits मिल सकते हैं? encourage saving, mobilization of surplus, promote industrial development quickly, basis of financial institution, the marketing of government securities, ये सब benefits उनको मिल जाते हैं। then publishing of quotations। so next is quotation painting value of listed securities published। जो वैल्यू होते हैं वो न्यूज़पेपर में आ जाती है, फिर प्रॉपर इन्फॉर्म रहते हैं इन्वेस्टर्स। एंड उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ एक्सेसिव फ्लक्चुएशन प्राइजेस। यहाँ पे फ्लक्चुएशंस नहीं होती है प्राइजेस में, प्रॉपर स्मूथ फ्लो होता है। देन उसके बाद जैसे कि बुल्स एंड बियर्स। देन उसके बाद प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज होती है प्रॉपर वैल्यूड करी जाती हैं कि कैसे इन्वेस्टर्स कैसे उनको हैंडल करेगा। देन गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़,
जो कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी अच्छे से होती हैं। देन बेनिफिट टू द कंपनी, कंपनी को क्या बेनिफिट मिलता है? सो बेटर रेपुटेशन, जो कंपनी होगी उसकी गुडविल अच्छी होगी, जो अगर उसके शेयर ज़्यादा खरीदे जाएंगे तो। देन वाइडर मार्केट, जो मार्केट होती है वो भी बहुत ज़्यादा वाइड होगी एज़ कम्पेयर टू नॉन लिस्टेड सिक्योरिटीज़। देन हाँ मार्केट वैल्यू, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है प्रॉपर फैसिलिटेट करते हैं इन्वेस्टर्स को, कैसे होगा जो रिजल्ट होता है वो भी अच्छा होता है। देन स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, द सिक्योरिटीज बोट डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज बाय चेकिंग अंडर इन फ्लक्चुएशन द सेम प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। इट इज़ डन बाय कीपिंग अ चेक ऑन देयर एक्टिविटीज, जो प्रॉपर उनकी एक्टिविटीज़ के उन सबको चेक कर सकते हैं। देन वैल्यू ऑफ एसेट्स, सो कंपनी इज एबल टू वैल्यू इट्स एसेट्स इन दी इवेंट ऑफ मर्जर, जो वैल्यू होती है एसेट्स की वो भी अच्छे से चेक करी जाती है। नॉट ओनली दिस, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स हायर इन रिलेशन टू इट्स अर्निंग डिविडेंड्स एंड प्रॉपर्टी वैल्यूज, दिस हेल्प्स टू कंपनी कमांड बेटर बार्गेनिंग, यहाँ पे बेटर बार्गेनिंग होती है एंड अमालगमेशन भी हो जाता है, मर्जर्स भी हो जाते हैं। अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स अगर अच्छे से खरीदिए बेचा जा रहा हो तो मिल भी जाते हैं। देन बेनिफिट्स टू कम्युनिटी, सो इनकरेज की कम्युनिटी मतलब जो सोसाइटी है वहाँ पे कैसे बेनिफिट्स होते हैं। सो फर्स्ट इज इनकरेजिंग सेविंग, सो स्टॉक एक्सचेंज इनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है सेविंग की हैबिट ला देता है, जिस वजह से सेव करे और फिर उसको यूज़ करे। देन मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड, अगर आप पास सेविंग ज़्यादा है तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे से। देन प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्विकली, अगर इंटरेस्ट आप सरप्लस फंड को इन्वेस्ट कर रहे हो तो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा आपकी इकॉनमी का। देन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक बैंकिंग इंश्योरेंस, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए सरप्लस यूज़ हो जाता है अच्छे से। देन मार्केटिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं, वो भी अच्छे से यूज़ कर सकती है इन फैसिलिटीज़ को। देन उसके बाद लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ मीनिंग, कि इनकी मीनिंग क्या है। सो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होती है? सो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रेफर्स टू गेट परमिशन टू कोट शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफिशियली ऑन द ट्रेडिंग फ्लोर, की लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं? अपने शेयर्स को डिबेंचर्स को प्रॉपर लिस्ट करना स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग फ्लोर पे लाने के लिए। जो सारी सिक्योरिटीज़ होते हैं कंपनी की कैन विच सिक्योरिटीज़ इशूड बाय कंपनीज कैन नॉट बी ट्रेडेड स्टॉक एक्सचेंज, की जो सारी सिक्योरिटीज़ होती है हम उनको सबको स्टॉक एक्सचेंज में नहीं डाल सकते, सिर्फ जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं वही ट्रेड करी जा सकती है स्टॉक एक्सचेंज में। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो डिज़ाइन करता है कि अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कौन सी लिस्टेड होगी कौन सी नहीं होगी। सो रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, लिस्ट हम सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कैसे कर सकते हैं ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में। सो एनी कंपनी वांट्स टू गेट सिक्योरिटीज लिस्टेड एक्सचेंज हैज़ टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, के पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए लाइक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, कॉपीज़ होनी चाहिए सारे प्रोस्पेक्टस की एंड स्टेटमेंट्स जितनी भी हो उस प्रोटेक्स्ट में। देन उसके बाद कॉपीज़ होनी चाहिए बैलेंस शीट की एंड ऑडिटेड अकाउंट्स की। देन एग्रीमेंट होनी चाहिए प्रमोटर एंड राइटर्स के साथ। देन लेटर ऑफ कंसेंट होना चाहिए कंट्रोलर विद सेबी। देन डिटेल्स होनी चाहिए शेयर डिबेंचर की। देन फॉरफीचर शेयर्स की। देन डील्स होनी चाहिए हाउसेज। देन डिविडेंड्स डिक्लेयर होना चाहिए। देन ब्रीफ हिस्ट्री होनी चाहिए कंपनी की। एग्रीमेंट होने चाहिए मैनेजर डायरेक्टर के। तो इसमें प्रॉपर हर चीज़ मतलब रूल्स रेगुलेशन पे होना चाहिए काम। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के हम क्यों करते हैं? जिसकी प्रॉपर सुविजन मिले एंड कंट्रोल मिले, सिक्योरिटीज़ में प्रॉपर इंटरेस्ट बचा रहे शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टर का, प्रॉपर कंसिडरेशन मिले इकोनॉमिक पावर को, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले सिक्योरिटीज़ को, लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज़ बनी रहे, डीलिंग हो सके सिक्योरिटीज़ की। देन एक रीजनेबल स्टेक हो कंपनी में। देन बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग सिक्योरिटी, सो द मेन बेनिफिट्स क्या होते हैं? पब्लिसिटी ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं पब्लिकली पेपर में आ जाते हैं, मार्केट में नाम उनका छा जाता है, तो कभी भी बहुत ज़्यादा आराम से बिक जाती हैं कंपनीज की सिक्योरिटीज़। एंड उसके बाद सेकेंड वन दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन में होती हैं, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट दी एसेट्स लायबिलिटी स्टॉक एक्सचेंज को। जो इन्वेस्टर्स होते हैं प्रॉपर प्रोटेक्ट रहते हैं हर तरह के फ्रॉड वगैरह से। देन उसके बाद इंश्योर लिक्विडिटी,
द लिस्टेड कंपनीज हैव अ रेडी, जो कि हमारे पास सिक्योरिटीज़ होती हैं प्रॉपर ऐसे लिस्ट होती है कि उनकी जो लिक्विडिटी होती है वो मेंशन करी जाती है कि मतलब उनको कभी बेचना पड़े तो आप बेच भी सकते हो। फिर उसके बाद बेटर गुडविल, जो लिस्टेड स्टॉक सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी अच्छी गुडविल हो जाती है मार्केट में, प्रॉपर मार्केट रेट अच्छे से, मतलब क्योंकि उनकी कोलेटरल से भी ज़्यादा उनकी वैल्यू होती है। देन रेजिंग फंड, जो लिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती है एक अपॉर्चुनिटी देती है बिजनेस फर्म को जिससे कि अपनी न्यू कैपिटल फंड्स को रेज कर पाए। देन रेडी मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो लिस्टिंग कंपनीज होती है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, अच्छे से गुडविल बना सकती हैं। देन उसके बाद एबिलिटी टू रेज फर्दर कैपिटल, जो फर्दर कैपिटल होती है वो भी अच्छे से बना सकती है। राइट इशू, प्रेफरेंस इशू, बोनस इशू, मतलब जो एग्जिस्टिंग उनको ख़रीद लेते हैं उनको और ज़्यादा ऑफर दे दे के वो अच्छे से सेल कर सकते हैं। देन सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटी, जो ट्रांजेक्शन होते हैं सिक्योरिटीज़ होती है प्रॉपर रूल्स एंड बाय द लॉ चल सकते हैं, तो प्रॉपर अच्छे से उनको अच्छे से मैनेज करके चला सकते हैं। तो उसके बाद फेयर प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है जनरली अच्छे से सिक्योर, मतलब अच्छे से फेयर प्राइस ही देगा डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करने के लिए, जो कि मार्केट में अच्छे से रेगुलेट कर पाए। देन टाइमली डिस्क्लोजर, जो लिस्टिंग कंपनीज होती है प्रॉपर टाइमली डिस्क्लोजर कर देती है अबाउट दी डिविडेंड, बोनस, राइट इशू, बुक क्लोजर, सबके लिए पहले से ही उनको इन्फॉर्म कर देती है। देन कोलेटरल वैल्यू ऑफ सिक्योर, द लिस्टिंग सिक्योरिटी इज एक्सेप्टेबल, जो हमको एज अ कोलेटरल भी दे सकते हैं अगर हमें किसी को देना पड़ता है। तो जो नॉर्मली जो कोलेटरल होता है वो उससे तो बहुत अच्छा कोलेटरल माना जाता है सिक्योरिटीज़ को। देन बेटर कॉर्पोरेट प्रैक्टिस, जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस होती है वो भी अच्छे से करी जाती है पब्लिक सेंस में। देन बेनिफिट टू पब्लिक, जो पब्लिक होती है काफ़ी ज़्यादा उनको ही बेनिफिट मिलता है इन सब चीज़ों का। देन डीमेरिट्स ऑफ लिस्टिंग सिक्योरिटीज़, क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो सकता है, एक्सपेंसिव पड़ सकता है, रिस्क भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है वर्किंग में, मार्केट फ्लक्चुएशंस हो सकती है, एक्सपर्ट सर्विस लगती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो complex procedure, many regulator conditions for listing securities companies have been imposed by stock exchange, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटर्स लगते हैं, मैनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लगती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में देनी पड़ती है लिस्टिंग के बाद। देन ये थोड़ी महंगी भी पड़ती है हमें। उसके बाद हैंसा कॉस्टली या फेयर एप्लीकेशन, जो कंपनी होती है वो भी काफ़ी कॉस्टली होती है। देन रिस्क ऑफ इशू कैंसिलेशन, हमें कैंसिलेशन भी मिल जाती है। देन उसके बाद इट इन्वॉल्व हैवी रिस्क मिल जाता है। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग, मैनी कंडीशंस होते हैं जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कंपनीज एक्ट में लिस्टेड कंपनीज पे। देन मार्केट फ्लक्चुएशंस होती रहती है, मार्केट में कभी भी रेट गिर सकता है, बढ़ सकता है, कैसे भी हो सकता है। देन उसके बाद नीड फॉर एक्सपर्ट सर्विसेज, लिस्टिंग प्रोसीजर इज़ कॉम्प्लेक्स, जो लिस्टिंग का प्रोसीजर होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है। देन टाइम कंज्यूमिंग, द लिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन चला जाता है। सो यार दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 8 ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में है। एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वी रीच सून ऑन 1K। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, until the next video, take care।